हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए आपके सामने। डिस्कशन करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर, कैसे अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है बफर, और क्या इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, इन सभी जानकारी को आज हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि 11th क्लास के बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं और जरूरी भी है उन्हें ये पढ़ना, क्योंकि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो बफर है, ये क्या होता है बफर, इसकी पीएच वैल्यू कैसे मेंटेन रहती है, कौन सी एक्शन रिएक्शन होती है इसके अंदर, ये सभी पूरी जानकारी हम लोग जुटाएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं कि आज हम लोग बफर सॉल्यूशन में क्या डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक हमारा बन जाता है आज का बफर सॉल्यूशन। बफर भी बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन में। तो ये होता क्या है बफर, पहले ये जानते हैं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच वैल्यू या ऐसे कहें कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, या तो उसे लंबे टाइम तक रखा रहने दें या उसमें थोड़े अमाउंट में एसिड और बेस मिला दें। तो इसको बोल सकते हैं बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट आइदर ऑन कीपिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम और ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यानी कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहती है, या तो इसे लंबे टाइम तक रखा रहने दिया जाए, या इसमें थोड़े अमाउंट में एसिड या बेस मिला दिया जाए, या इसे गर्म कर दिया जाए। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाएं, एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी पीएच वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो बफर सॉल्यूशन हम देखें, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे सामने एसिडिक बफर होता है, और दूसरा होता है हमारे लिए एक बेसिक बफर। तो बफर दो तरीके का हो गया, एसिडिक बफर हो गया और एक बेसिक बफर हो गया। बेसिक बफर और एसिडिक बफर होते क्या है इनको भी जान लेते हैं। एसिडिक बफर जो होता है वो वीक एसिड, यानी कि कोई भी वीक एसिड CH3COOH ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और इसी का वीक एसिड का एक सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि CH3COOH। एसिडिक बफर एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा एसिडिक बफर का, तो एसिडिक बफर इज दैट बफर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का जो सॉल्ट बनता है उन दोनों को मिला दीजिए, उनसे जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को नाम देते हैं हम लोग एसिडिक बफर। तो नाम याद रखने का एक अच्छा तरीका भी बताता हूं कि एसिडिक का मतलब है जो बफर एसिडिक होगा उसमें वीक एसिड होगा, और बेसिक बफर वो होगा जिसमें वीक बेस होगा। तो यानी यहां पर एग्जाम्पल आ जाता है NH4OH, और इसका सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे तो आएगा NH4Cl। यानी कि बेसिक बफर इज दैट बफर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन या मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दीजिए, तो ये बेसिक बफर कहलाता है। तो हमने बात कर ली कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज पीएच रिमेन्स कांस्टेंट आइदर ऑन हीटिंग इट और ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। अब आपको एक जानकर हैरानी ये जरूर होगी कि आखिरकार इनकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहती। बफर की पीएच वैल्यू कांस्टेंट रहने का रीजन क्या है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। यही क्वेश्चन बन जाता है। तो व्हाई pH ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज बफर एक्शन। इसको बफर एक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बफर एक्शन होता क्या है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एसिडिक बफर में, और एसिडिक बफर में सबसे पहले आप जानते हैं कि मान लीजिए हमने CH3COONA लिया हुआ है। इसको अगर हम डिसोसिएट कर देते हैं तो आप जानते हैं CH3COO नेगेटिव टूटेगा और Na पॉजिटिव टूटेगा। जबकि एसिटिक एसिड ले लें और एसिटिक एसिड को तोड़ दें तो ये बना देगा CH3COOH, और COO नेगेटिव बना देगा और H
पॉजिटिव बना देगा। तो अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां से एक काम ये करता हूं कि इसको मैंने तोड़ा है, जो सॉल्ट है CH3COONA को तोड़ा है, इसमें थोड़ा भी अमाउंट हम मान लीजिए HCl का डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो आप अच्छे तरीके से जानिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने मिलाया है ये वाला इससे कंबाइन करेगा, ये वाला इससे कंबाइन करेगा, ये बना देगा CH3COOH और ये बना देगा आपका NaCl। This is weak acid which is already present in the acidic buffer। यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालने के बाद भी जो एसिड बनेगा इसके अंदर वो वीक एसिड आएगा, और वीक एसिड वही है जो ऑलरेडी इसमें पहले से था। तो जब कोई नई चीज बने ही नहीं तो pH चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता, pH तो वही रहेगी, क्योंकि इसमें जो एसिड बना है वो वही है जो ऑलरेडी इसमें पहले से मिला हुआ था। HCl डालने के बाद भी एसिड वही बना। तो दिस इज द कंडीशन की वाई pH रिमेन्स कांस्टेंट। तो यू नो वेरी वेल कि pH रिमेन्स कांस्टेंट, उसका रीजन क्या है वो आपके सामने है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वीक एसिड ही बना उनके रिएक्शंस के थ्रू, जिससे pH पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम लोग बेसिक बफर की बात कर लेते हैं। तो बेसिक बफर में NH4Cl लिया हमने, और NH4Cl को जैसे ही तोड़ा तो NH4 पॉजिटिव में टूट गया और Cl नेगेटिव में टूट गया। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है तो यहाँ पर OH नेगेटिव बना, Na पॉजिटिव बना। मैंने उल्टा इसलिए लिखा कि सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए आराम समझ में आए। इन दोनों को कंबाइन करिए, NH4OH बन जाएगा, और इन दोनों को कंबाइन करिए, NaCl बन जाएगा। दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, और ये आपको दिख रहा है कि ये वही है जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएटेड वीक बेस ही बना है। इसीलिए बेसिक बफर की pH भी कोई चेंज नहीं ला पाएगी, क्योंकि इसमें वही बेस बन गया जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। तो फिर क्यों बदलेगी pH? तो दोनों का जवाब आपके सामने आ चुका है कि pH रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि क्यों होती है। बफर एक्शन क्या होता है, इस पूरी रिएक्शन को जो हमने पढ़ा है, जो प्रोसेस पढ़ा है, इसी को हम बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या होता है, pH वैल्यू क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं आपको, और बफर सॉल्यूशन क्या होता है आज मैंने आपको बता दिया। कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बफर सॉल्यूशन में एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का नाम अगर आप जानते होंगे तो इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन। ये एग्जाम में खूब पूछी जाती है कि हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन होती क्या है, हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन कहाँ यूज की जाती है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो सबसे पहले हम एक बात आपको जरूर बता दें कि हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन होती क्या है, उससे कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो चीज़ आपके लिए जानना जरूरी। तो हम लोग ये भी बफर सॉल्यूशन की pH निकालने का सबसे अच्छा तरीका ही है हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन। तो हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन है क्या, pH इज इक्वल टू हो जाता है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ले लिया जाता है। तो ये हम लोग निकालते हैं बफर सॉल्यूशन की pH वैल्यू। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन। यही अगर pOH निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर pKb आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर नीचे बेस की कंसंट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग pOH भी निकाल सकते हैं। और pOH अगर ऐसे भी ना निकालना चाहें तो pH निकाल दीजिए, pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH, ऐसे भी निकाली जा सकती है। दूसरा तरीका ये भी आपके सामने। तो ये दोनों इक्वेशन जो मैंने आपको बताई हैं ये हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन के नाम से जानी थी। pKa क्या होता है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। और यहाँ जैसे कि हम pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लेते हैं, वैसे pK इज इक्वल टू माइनस लॉग K माइनस लॉग, और वहाँ पर Ka की कंसंट्रेशन रख देंगे तो यहाँ pKa निकल आएगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि pH वैल्यू से ही रिलेट कर दिया गया है pK और pKb। ये दोनों इक्वेशंस हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन कहलाती हैं। तो क्या होती है हेंडरसन-हैसेलबॉक इक्वेशन, ये भी आपने जान लिया। बफर सॉल्यूशन की pH कैसे निकालते हैं ये भी आपने जान लिया। तो पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों तक इस टॉपिक को जरूर पहुँचाइए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहे, इसलिए बेल आइकॉन को आप एक बार टच जरूर कर दीजिएगा। तो आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहेंगी, और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।